Hello everyone. In today's video, we are doing the chapter The Rise of Empires. This is chapter 5th from class 7 social science book Exploring Society, India and Beyond Part 1. हमारा फोकस इस वीडियो में केवल एमसीक्यूज पर है और ट्रू फॉल्स पर। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इस वीडियो की कि इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हैं एमसीक्यूज। व्हाट इज द लैटिन ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड एम्पायर? एम्पायर वर्ड का लैटिन ओरिजिन क्या है और साथ में इसका मीनिंग भी क्या है? इम्पीरियम मीनिंग सुप्रीम पावर, या रेगनम मीनिंग रॉयल टेरिटरी, या इम्पेरेटस मीनिंग टू कॉन्कर, इम्पीरिया मीनिंग वास्ट लैंड। इसका आंसर है ए, अर्थात इसका जो लैटिन ओरिजिन है वो है इम्पीरियम, जिसका मीनिंग होता है सुप्रीम पावर। विच एडवाइजर एंड स्ट्रेटेजिस्ट वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन चंद्रगुप्त मौर्य सक्सेस? चंद्रगुप्त मौर्य की सक्सेस में सबसे बड़ा उनका जो एडवाइजर सलाहकार था और स्ट्रेटेजिस्ट था, जिसने वो सारी स्ट्रेटेजी बनाई, वो ही माध्यम था। तो वो कौन था? मैगस्थनीज, चाणक्य, या अशोका, या फिर पाणिनि? वो थे चाणक्य। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। What major resources contributed to the rise of the मगध एम्पायर? मगध एम्पायर के आगे बढ़ने में कौन से मेजर रिसोर्सेस ने कंट्रीब्यूट किया? ये थे वॉस्ट डेजर्ट्स एंड ट्रेड पोर्ट्स, यानी कि बड़े बड़े रेगिस्तान और ट्रेड करने के, व्यापार करने के पोर्ट्स। फर्टाइल लैंड, फॉरेस्ट, या आयरन रिसोर्सेज, ये भी थे तीनों चीजें। लार्ज टेम्पल्स एंड गोल्ड माइंस, यानी कि सोने की खाने। कोस्टल एक्सेस, यानी कि समुद्री इलाके से जो समुद्री किनारे होते हैं वहां तक की पहुंच, और नेवल पावर। इसका करेक्ट आंसर है बी। लैंड फर्टाइल थी, फॉरेस्ट थे, और साथ में आयरन रिसोर्सेज थे। विच टेक्स्ट वॉज रिटन बाय कौटिल्य? कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी? दैट प्रोवाइडेड फोकस ऑन गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स, जिसने की शासन और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स पर विशेष फोकस किया। ये थे वेदास, या इंडिका, या अर्थशास्त्र, या महाभारत। कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई बुक थी अर्थशास्त्र। What significant change did Ashoka implement following the Kalinga War? कलिंगा वार के बाद अशोका ने कौन से बड़े महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट चेंज लागू किए? He focused on expanding the empire further. उसने अपने एम्पायर को आगे और ज्यादा एक्सपैंड करने के बारे में फोकस किया। He adopted a policy of non-violence एंड बुद्धिज्म। उन्होंने नॉन वायलेंस क्या होता है? अहिंसा, मतलब कोई मारधाड़ नहीं, और बुद्धिज्म की पॉलिसी को अपना लिया। ही इंक्रीज टैक्सेस टू रीबिल्ड द आर्मी, आर्मी बनाने के लिए उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए। ही बिकेम एन इंडिपेंडेंट किंग, वो इंडिपेंडेंट किंग बन गए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। उन्होंने बिल्कुल हिंसा को त्याग दिया था, यानी कि नॉन वायलेंस की पॉलिसी को अपनाया, और वो उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था, तो बुद्धिज्म की पॉलिसी को एडॉप्ट कर लिया था। What role did tributary kingdoms play within an empire? एम्पायर में जो ट्रिब्यूटरी किंगडम होते थे उनका क्या रोल था? दे वर फुल्ली इंडिपेंडेंट विद नो ऑब्लिगेशंस, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थे, उनके प्रति कोई ड्यूटी नहीं थी, कोई ऑब्लिगेशन, कोई कर्तव्य नहीं था। दे वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द एम्परर, एम्परर ने उन्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था, नष्ट कर दिया था। दे मेंटेन्ड
their own rulers but paid tribute to the emperor. उन्होंने अपने रूलर्स वो खुद बनाते थे, लेकिन उन्हें एम्परर को ट्रिब्यूट यानी कि भेंट देना होता था. They served only as military outpost for the emperor. वो एम्परर के लिए मिलिट्री आउटपोस्ट के रूप में काम करते थे. इसका करेक्ट आंसर है सी. पहले आप इसमें ट्रिब्यूटरी किंगडम का मतलब समझ लीजिए. एम्परर कुछ राज्यों को हरा देते थे, लेकिन वहां से राजा को नहीं हटाते थे. जो उनके किंग रूलर होते थे वही रहते थे, लेकिन इसके बदले उन्हें कुछ भेंट राजा को देनी पड़ती थी. ये वेल्थ के रूप में, सेना के सैनिकों के रूप में, कुछ भी हो सकता था. तो इन्हें ही ट्रिब्यूटरी किंगडम कहा जाता था. तो इसीलिए इसका आंसर है सी. दे मेंटेन देयर ओन रूलर्स. वो अपने रूलर रखते थे, बट पेड ट्रिब्यूट टू द एम्परर. लेकिन उन्हें एम्परर को ट्रिब्यूट देना पड़ता था. What was the primary purpose of Ashoka's edicts? Edicts का मतलब होता है शिलालेख. उनका मेन पर्पज क्या था? प्राइमरी का मतलब होता है मेन. टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स. फार्मर से टैक्स कलेक्ट करना. टू कीप एन अकाउंट ऑफ आर्मी स्ट्रेंथ. आर्मी स्ट्रेंथ का हिसाब किताब रखना. टू प्रमोट बुद्धिस्ट वैल्यूज. और जो बुद्धिस्ट धर्म था, बुद्धिस्ट लोग थे, उनकी वैल्यूज को बढ़ावा देना. कंपैशन, करुणा और मोरल ड्यूटीज को बढ़ावा देना. टू डिक्लेयर वॉर ऑन नेबरिंग रीजन्स. जो आसपास के रीजन है उनसे वॉर करना. इसका आंसर है सी. अर्थात बुद्धिस्ट वैल्यू, जो भी बुद्धिस्ट की वैल्यूज थी उनको इन एडिक्ट्स पर, जो शिलालेख थे उन पे लिखवाया गया था, ताकि लोग उनको जानते रहें. और कंपैशन का मैसेज दिया गया और मोरल ड्यूटीज लिखवाई गई थी. तो इसलिए इसका आंसर है सी. अब यहाँ पर जो एमसीक्यूज हैं उनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेंगे. हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था, यानी कि उसकी नींव किसने रखी थी? बिंबिसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, या फिर समुद्रगुप्त ने? इसका आंसर है बी. ये रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने. चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उन्होंने क्या किया था? ओवरथ्रू द नंदा डायनेस्टी. उनसे पहले नंद डायनेस्टी का राज्य था, उसको उन्होंने उखाड़ फेंका. अराउंड 322 BCE, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 322 ईयर्स पहले. अगर आज की हम कैलकुलेशन करें, आज चल रहा है 2026, तो 2000 में 300 और का तो 23 हो गया ये, और 26 में 22 का और ऐड किया तो 48 हो गया. तो 2048, 2340 ईयर्स पहले आज से, टू एस्टेब्लिश द मौर्यन एम्पायर. और उन्होंने मौर्यन एम्पायर की तब उस समय पर स्थापना की थी. अब इसे BC नहीं, इसे CE लिखा जाएगा अगर हम इसे आज की डेट से कैलकुलेट कर रहे हैं तो. विच ग्रीक रूलर सेंट मैगस्थनीज एज एन एम्बेसडर टू द मौर्यन कोर्ट? वो कौन सा ग्रीक, ग्रीक का मतलब होता है यूनान का, ग्रीस का, वो कौन सा ग्रीक रूलर था जिसने मैगस्थनीज को मौर्यन कोर्ट में एम्बेसडर बना के भेजा था? वो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, सेल्यूकस निकेटर था, या एंटियोकस फर्स्ट था, या टोलेमी था? तो इसका करेक्ट आंसर है सेल्यूकस निकेटर. सेल्यूकस निकेटर कौन था? वे ग्रीक रूलर था, बेबीलोन और पर्शिया का. पर्शिया जो आज ईरान है. ही सेंट हिज एनवॉय, एनवॉय का मतलब दूत, एम्बेसडर, टू सिक्योर पीसफुल रिलेशंस विद द मौर्याज. मौर्यन की पावर बहुत ज्यादा थी, तो मौर्य से जो शासक थे, मौर्यन शासक, उनसे पीसफुल रिलेशन बनाने के लिए उसने अपना दूत यहाँ पर भेजा था. तो आप समझ सकते हैं कि आज से 2300 ईयर्स पहले भी इंडिया के कैसे रिलेशन थे कि जो यूरोपियन कंट्री थी, यहाँ के दूत वो लोग अब हमारे कंट्री में भेजते थे.
द बुक इंडिका which provides valuable information about the Mauryan administration. एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? शासन। इंडिका बुक का नाम है। ये हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है। तो क्वेश्चन ये है कि वॉज रिटन बाय होम, इसे लिखा किसने था? कौटिल्य ने, मैगस्थनीज ने, या फैक्सियन ने, या हुएन जैंग ने? इसको लिखा था मैगस्थनीज ने, जिन्हें की सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मौर्यन एम्पायर में। इस बुक इंडिकास डिस्क्राइब्स द सोशल स्ट्रक्चर। उस समय का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था पाटलिपुत्र में, तो इसके बारे में काफी जानकारी वहां से मिलती है। What was the capital city of the Mauryan Empire? मौर्यन एम्पायर की कैपिटल सिटी कौन सी थी? तक्षशिला थी, उज्जैन थी, पाटलिपुत्र थी, या कलिंगा थी? ये थी पाटलिपुत्र। मॉडर्न डे पटना, आज ये पटना के नाम से जाना जाता है, सर्व्ड एज द सेंट्रलाइज कैपिटल सिटी ऑफ द वास्ट एम्पायर। विशाल साम्राज्य की ये कैपिटल सिटी थी, जहाँ जो कि सेंटर था पूरे शासन का। इन एंशियंट एम्पायर्स, जो प्राचीन साम्राज्य थे, व्हाट वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट? तो स्टेट के लिए रेवेन्यू का सोर्स क्या हुआ करता था? वो भी मेन सोर्स क्या था? ट्रेड टैक्स, ट्रेड पर जो टैक्स लगाते थे, व्यापार पर। लैंड रेवेन्यू जिसे भाग कहते थे, या माइनिंग टैक्स या फॉरेस्ट टैक्स, ये होता था लैंड रेवेन्यू जिसे भाग कहते थे। यूजुअली फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ज्यादातर ये जो भी खेती का प्रोडक्शन होता था उसकी पैदावार का छठा हिस्सा। इट वॉज द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ द एम्पायर, पूरे साम्राज्य की ये ही बैकबोन होती थी जो किसानों से, एग्रीकल्चर से टैक्स के रूप में मिलता था। विच लैंग्वेज वॉज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन अशोकाज इंस्क्रिप्शंस? इंस्क्रिप्शन का मतलब जो खोद के लिखे गए हैं। अशोक के इंस्क्रिप्शन में मेन रूप से कौन सी भाषा को यूज किया गया? टू मेक देम असेसिबल टू कॉमन पीपल, ताकि वो आम लोगों तक पहुंच सके। संस्कृत थी, प्राकृत, ग्रीक, या अरेमिक? ये थी प्राकृत। उस समय की एक भाषा यूज होती थी। इट वॉज द वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज कहते हैं जिसे लोग बोलते हैं, स्पोकन बाय ऑर्डिनरी सिटीजन्स। अनलाइक संस्कृत, संस्कृत भी उस समय प्रचलित थी लेकिन वो विद्वानों की भाषा थी। विच वॉज स्पोकन बाय द इलाइट क्लासेस। वोट स्पेशल ऑफिसर्स डिड अशोका अपॉइंट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म? धम्म के मैसेज को फैलाने के लिए अशोक ने कौन से स्पेशल ऑफिसर्स को नियुक्त किया था? ये थे धर्म महामट्टाज, या सेनापति, या अमात्या, या ग्रामिकास? तो ये थे धर्म महामट्टाज। दीज स्पेसिफिक ऑफिशियल्स ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते थे। टू टीच पीपल अबाउट सिविक वर्च्यू एंड मॉरल्स, जो सिविक वर्च्यूज हैं, गुण हैं, मॉरल्स हैं, वैल्यूज हैं, उनको लोगों को सिखाने के लिए। द फेमस कलिंगा वॉर वॉज फोर्ट इन विच मॉडर्न डे इंडियन स्टेट? मॉडर्न डे इंडियन स्टेट में फेमस जो कलिंगा वॉर लड़ा गया था, वो कौन, आज का कौन सा स्टेट है जहां उसकी लड़ाई हुई थी? वो बिहार था, उड़ीसा था, वेस्ट बंगाल था, या आंध्र प्रदेश था? जो कलिंगा एरिया है वो आज के उड़ीसा में आता है, तो इसलिए उड़ीसा 20 का आंसर होगा। कलिंगा वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा, जो कोस्टल वाला, समुद्र के किनारे वाला जो उड़ीसा का हिस्सा है, उसका नाम एंशिएंट टाइम्स में कलिंगा था। विच मौर्यन रूलर इज यूनिक इन वर्ल्ड हिस्ट्री? कौन सा मौर्यन रूलर वर्ल्ड की हिस्ट्री में बिल्कुल ही अलग है? फॉर गिविंग अप कॉन्केस्ट आफ्टर विनिंग ए वॉर, जिसने की वॉर को जीतने के बाद भी अपनी जीत को त्याग दिया था, छोड़ दिया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार था, अशोक था, या दशरथ था? ये था अशोक। द इमेंस bloodshed and suffering at Kalinga
कलिंग में जिस समय युद्ध हुआ, कहते हैं लाखों लोग मारे गए थे, बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ था, लोगों को कष्ट हुए थे। प्रॉम्प्टेड हिज हिस्टोरिक ट्रांजिशन टू पैसिफिज्म, इससे अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने बुद्धिज्म को यानी कि शांतिवाद को अपना लिया था। पैसिफिज्म का मतलब होता है शांतिवाद, मतलब नो वॉर। तक्षशिला वॉज एन इम्पोर्टेंट सिटी इन द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में तक्षशिला एक इम्पोर्टेंट शहर था, बिकॉज इट सर्व एज ए गेटवे टू विच रीजन, क्योंकि ये कौन से रीजन के लिए गेटवे के रूप में काम करता था। ये साउथ इंडिया का था, सेंट्रल एशिया एंड द नॉर्थ वेस्ट, या श्रीलंका, या फिर साउथ ईस्ट एशिया। ये था सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट। इट्स जियोग्राफिक लोकेशन मेड इट ए क्रूशियल कमर्शियल एंड एजुकेशनल हब। इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी उसकी वजह से ये कॉमर्स यानी कि बिजनेस के लिए और एजुकेशन के सेंटर के रूप में, हम कहते हैं सेंटर के रूप में इतना फेमस हुआ था। क्या पार्ट था ये था तक्षशिला। तक्षशिला में पूरे एशिया से, नॉर्थ वेस्ट से बहुत से लोग पढ़ने के लिए आते थे। What script was most commonly used in Ashoka's inscriptions found in the Indian subcontinent? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाई जाने वाली जिसे कि अशोक के इंस्क्रिप्शंस में खुदाई करके जो शिलालेख लिखे गए थे उसमें बहुत ज्यादा यूज किया गया, वो कौन सी स्क्रिप्ट थी? वो देवनागरी थी, ब्राह्मी थी, या खारोष्टी थी, या हेरोग्लिफिक्स थी? वो थी ब्राह्मी। मोस्ट अशोकन एडिक्ट्स, जो भी अशोक के समय के एडिक्ट्स है, शिलालेख हैं सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में, वर कार्व्ड यूजिंग द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज करके उनकी खुदाई की गई थी। द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट। ब्राह्मी आज जितने भी इंडिया में स्क्रिप्ट यूज होती हैं वो सब उनकी, वो इन्हीं सभी की पूर्वज है। एम्पायर्स रिक्वायर मोर रिसोर्सेज देन स्मॉलर किंगडम्स। जो साम्राज्य होते हैं, बड़े बड़े एम्पायर्स होते हैं, उन्हें ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है छोटे किंगडम की अपेक्षा। क्यों? एम्परर्स लिव इन बिगर पैलेसेस, कि जो एम्परर होते, बादशाह होते थे, वो बड़े बड़े महलों में रहते थे। दे नीड लार्जर आर्मीज, उन्हें बड़ी बड़ी सेनाएं चाहिए थी। मोर ऑफिशियल्स टू कलेक्ट टैक्सेस, और टैक्स इकट्ठा करने के लिए ज्यादा ऑफिसर्स चाहिए थे। दे डू नॉट ट्रेड विद द अदर कंट्रीज, वो दूसरे कंट्रीज के साथ कोई व्यापार नहीं करते थे, यहाँ पे डिड आना चाहिए। दे डिड नॉट कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, वो फार्मर से टैक्स इकट्ठा नहीं करते थे। इसका आंसर है बी। They need larger armies and more officials to collect taxes. Managing a vast subcontinent, एक बहुत बड़े सबकॉन्टिनेंट का शासन चलाने के लिए required a massive military presence, बहुत ज्यादा तो मिलिट्री चाहिए थी, एंड ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी, और ऑफिसर्स चाहिए थे। तो इसीलिए ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते थे। What did the term Dhamma stand for in Ashoka's philosophy? अशोका की फिलोसफी में धम्म ये शब्द किस लिए आता है? ए न्यू रिलीजियस सेक्ट, नया धर्म था। कोड ऑफ मोरल कंडक्ट, आचरण की कैसा आचरण होना चाहिए और कैसे हमारे सोशल एथिक्स होने चाहिए, उसका ये कोड था पूरा। ये मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी या टैक्स कलेक्शन की पॉलिसी थी? ये था एक कोड ऑफ मॉरल कंडक्ट, आदमी का नैतिक आचरण कैसा होना चाहिए, सोशल एथिक्स कैसे होने चाहिए, उसका कोड था ये। इट वॉज नॉट ए रिलीजन, ये धर्म नहीं था, बट ए यूनिवर्सल कोड, एक यूनिवर्सल कोड था जिसे सबको मानना था। प्रमोटिंग रेस्पेक्ट, जिसका उद्देश्य था आपस में दूसरे के आदर, टॉलरेंस, सहनशीलता और नॉन वायलेंस को बढ़ावा देना।
Who was the son of Chandragupta Maurya who ruled after him? वो कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था जिसने की उसके बाद शासन किया? ये अशोक था, बिंदुसार था, दशरथ था या बृहद्रथ था? ये था बिंदुसार, नोन एज अमित्र घाटा, स्लेयर ऑफ फोज, यानी कि दुश्मनों का हत्यारा। ही रूल्ड बिटवीन चंद्रगुप्त एंड अशोका, इसने चंद्रगुप्त और अशोक के बीच में शासन किया, यानी कि उसके बीच वाले पीरियड में। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, जो इंडिया का राष्ट्रीय चिन्ह है, फीचरिंग 4 लॉयन, जिसमें 4 लॉयंस हैं, इज टेकन फ्रॉम द पिलर कैपिटल एट विच हिस्टोरिक साइट? वो कौन सा ऐतिहासिक साइट है जहां के पिलर से इसे लिया गया है? ये सांची में है, सारनाथ में है, मेरठ में है या रामपुर में है? ये है सारनाथ में। बिल्ट बाय अशोका, इसे अशोका के द्वारा बनाया गया था। द लायन कैपिटल एट सारनाथ इज द डेफिनेटिव सिंबल ऑफ मॉडर्न इंडियन स्टेटहुड, जो आज का इंडियन स्टेटहुड है उसका ये सिंबल है, प्रतीक है, लायन कैपिटल। Why was Ujjain an important provincial capital in the Mauryan Empire? मौर्यन एम्पायर में उज्जैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल कैपिटल क्यों थी? इट ले ऑन द ट्रेड रूट फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ ऑफ इंडिया। ये नॉर्थ में है उज्जैन, तो नॉर्थ से लेकर साउथ ऑफ इंडिया का ये ट्रेड रूट पर था ये जगह उज्जैन। इट वॉज ए मेजर सी पोर्ट, ये बहुत बड़ा सी पोर्ट था। इट वॉज लोकेटेड नियर आयरन ओर्स माइंस, जो आयरन ओर की खाने थी वहां था ये। इट वॉज बर्थ प्लेस ऑफ अशोका, ये अशोका का बर्थ प्लेस था। उज्जैन इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इट ले ऑन द ट्रेड रूट फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ ऑफ इंडिया। जो ट्रेड रूट था जो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक जाता था वहां स्थित था ये। इट वॉज स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड टू कंट्रोल वाइटल इनलैंड ट्रेड कॉरिडोर्स, जो बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेड कॉरिडोर्स थे उनको कंट्रोल करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। फार्मर्स एंड हर्डर्स इन विलेजेस पेड टैक्सेस टू ऑफिशियल्स। फार्मर भी और हर्डर्स भी जो गांव में थे वो ऑफिसर्स को टैक्स देते थे। हु वर डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द, जिन्हें डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता था किसके द्वारा? लोकल विलेज हेडमैन के द्वारा, प्रोविंशियल गवर्नर के द्वारा, एम्परर या फॉरेन ट्रेडर्स के द्वारा। तो इनका अपॉइंटमेंट होता था एम्परर के द्वारा। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि सारी पावर एक के हाथ में थी। मींट टैक्स कलेक्टर नेटवर्क्स, जिसका मतलब था टैक्स इकट्ठा करने का पूरा सिस्टम। डायरेक्टली आंसर टू रॉयल अथॉरिटी, और ये रॉयल अथॉरिटी से मतलब वो अकाउंटेबल थे इसके लिए। वोट वॉज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए किंगडम एंड एन एम्पायर? किंगडम और एम्पायर के बीच में क्या डिफरेंस था? किंगडम्स आर ऑलवेज लार्जर देन एम्पायर्स, जो किंगडम होती हैं वो एम्पायर से, साम्राज्य से बड़ी होती है। किंगडम का मतलब राज्य होता है, एम्पायर का मतलब साम्राज्य होता है। एम्पायर्स आर मच लार्जर दैन किंगडम्स, जो एम्पायर्स हैं वो किंगडम से ज़्यादा बड़े होते हैं। एंड नीड मोर प्रोटेक्शन, उन्हें ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है। किंगडम डू नॉट हैव रूलर्स, किंगडम में रूलर्स नहीं होते। एम्पायर्स आर रूल्ड बाय डेमोक्रेटिक लीडर्स, और एम्पायर्स का शासन डेमोक्रेटिक रूलर्स के द्वारा चलाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है बी। एम्पायर्स आर मच लार्जर देन किंगडम्स, एम्पायर्स किंगडम से ज़्यादा बड़े होते हैं। एंड नीड मोर प्रोटेक्शन, उन्हें ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। ड्यू टू स्केल, बड़ा होने की वजह से एम्पायर्स रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हें ज़्यादा जटिल शासन प्रणाली की जरूरत थी।
एंड वास्ट, वो बड़े होते थे, स्टैंडिंग प्रोफेशनल आर्मी, इसलिए उन्हें जो हमेशा रेडी रहे ऐसी आर्मी की जरूरत पड़ती थी और जो बहुत बड़ी होनी चाहिए थी। Which official was responsible for collecting taxes from the traders and artisans in Mauryan cities? मौर्यन सिटीज में जो कारीगर लोग होते थे, ट्रेडर्स होते थे, उनसे टैक्स इकट्ठा करने के लिए कौन सा ऑफिसर जिम्मेदार होता था? ये सन्निधाता, समहर्ता, युक्ता या राजुका? ये होता था समहर्ता। द चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, ये रेवेन्यू का चीफ कलेक्टर था। हैंडल्ड द फाइनेंशियल लेजर्स ऑफ द एम्पायर, ये एम्पायर के जो भी फाइनेंशियल बुक्स होती थी, लेजर बोलते हैं उन्हें, उनको संभालता था। नेक्स्ट इज हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर का सबसे आखिरी रूलर कौन था? whose assassination मतलब होता है हत्या, led to its collapse, जिसकी हत्या से जो मौर्यन साम्राज्य था वो खत्म ही हो गया। कुणाल था, संप्रति था, वृद्धरथ था या पुष्यमित्रा शुंग था? ये था वृद्धरथ। He was assassinated by his own military commander, इसे इसके ही मिलिट्री कमांडर सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। एंडिंग द मौर्यन डायनेस्टी, जिससे कि मौर्यन डायनेस्टी का अंत हो गया था। इस वीडियो में हमने केवल एमसीक्यूज ही डिस्कस किए हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ट्रू फॉल्स को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।